हेलो क्लास 8 सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन यानी कि एक लेक्चर हो चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे यानी कि लास्ट पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि ब्रिटिश रूल का कंट्री साइड पे, यानी कि जो रूरल एरियाज़ में, जो गांव में, रूरल एरियाज़ में क्या इम्पैक्ट रहा, क्या असर रहा, वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें रूरल एरियाज़ में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, किस लिए इंट्रोड्यूस किया, वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक था द कंपनी बिकम्स द दीवान। जब मुग़ल एम्परर से उनको ब्रिटिशर को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट मिला, क्या राइट, दीवान ऑफ बंगाल मिला। कब? 1765 में। यानी कि दीवान यानी कि राइट टू कलेक्ट टैक्स, है ना, रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने का जब उनको परमिशन मिला मुग़ल के राजा से, तो उनसे उनके फाइनेंशियल जो पोजीशन जो है वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, है ना। तो नहीं, वो वैसे किस लिए ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में किस लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, है ना। मेन पर्पस उनका क्या था, ट्रेड था, है ना। तो धीरे 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 करके, मजबूरन बोलो या कुछ भी बोलो, तो ब्रिटिशर जो है क्या करने लगे, धीरे धीरे करके इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम में वो लोग क्या करने लगे, इंटरफियर करने लगे, ठीक है। तो जब उनको ये दीवान ऑफ बंगाल बनाया तो उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है और स्ट्रॉन्ग हो गए। तो सब कुछ इंडिया से उनको मिल रहा था, रेवेन्यू के तौर पर उनको पैसा मिल रहा था, ठीक है। तो उनको ट्रेड करने के लिए उनको गुड्स मिल रहे थे, चीज़ें मिल रहे थे, जैसे कि उनको कॉटन मिल रहे थे, सिल्क मिल रहे थे, स्पाइसेस मिल रहे थे, है ना। और उन्हीं चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसा भी इंडिया से उनको मिल रहा था, वही पैसा वो लोग खर्च कर रहे थे, है ना। पहले जब वो ट्रेड करने के लिए आते थे तो वो लोग चीज़ें ख़रीदने के लिए क्या यूज़ करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ करते थे, ठीक है। जब उनको इंडिया से ही पैसा मिलना शुरू हुआ तो वहाँ से गोल्ड और सिल्वर आना जो है वो कम हो गया, यानी कि बंद हो गया, है ना। तो इस तरह से वो लोग धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पोजीशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, है ना। अब कंपनी का जो है एक ही मकसद था, क्या, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना, ठीक है। ज़्यादा पैसा जो है उसको इंक्रीज़ करना, ताकि वो लोग और भी यहाँ से चीज़ें जो है वो ख़रीद सके और यूरोपियन मार्केट में जाकर उसको अच्छे दामों में उसको बेच सके, ठीक है। अब जो है चीज़ें जो वहाँ से यहाँ सामान आते थे बेचने के लिए, उसका प्राइस जो है वो डबल हो गया, ठीक है। और जो वहाँ से जो आते थे गोल्ड एंड सिल्वर, वो आना बंद हो गया, है ना। अब ये हो रहा था, ये क्लियर हो रहा था, ये पूरा क्लियर हो रहा था कि बंगाल का जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो वही हुआ, कैसे हुआ, 1770 में वहाँ पे एक बहुत ही टेरेबल फेमाइन आया, ठीक है। तो जिसमें क्या हुआ, बंगाल के 10 मिलियन पीपल जो है उसमें मारे गए, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब उनको ये लगा हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना, अच्छा बनाना चाहिए, ताकि हमें रेवेन्यू जो है हमें ज़्यादा मिले। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट था, है ना। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या होते थे। और एक था ये महलवारी सिस्टम था,
है ना, महलवारी सेटलमेंट था, ठीक है, और एक था मुनरो सिस्टम, है ना, ये सारा था। ये अलग अलग लैंड सेटलमेंट है बच्चे, लैंड सेटलमेंट जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यही जो है एक में होता था ज़मींदार को टैक्स कलेक्ट करने का, उन्होंने कलेक्ट करने का परमिशन दिया। एक में विलेज के हेडमैन को उन्होंने बोला कि आप टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे। एक में उन्होंने बोला हम खुद जाके खुद कल्टीवेटर्स के साथ हम सामना करेंगे, खुद उनसे हम ये टैक्स लेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग सिस्टम जो है, अलग अलग सेटलमेंट जो है उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं था। कैसे अच्छा नहीं था कि रेवेन्यू जो है इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू को ज़्यादा करने के लिए क्या करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है, क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स्ड करते थे, टू हाई रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स्ड करते थे, और उसको चुकाना जो है पीजेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, ठीक है। अपना पेट भरना तो दूर की बात है, जो ब्रिटिशर्स जो टैक्स फिक्स करते थे, रेवेन्यू फिक्स करते थे, उसको भी वो लोग नहीं चुका पाते थे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है पेजेंट्स जो है अपने गांव छोड़कर वो लोग चले गए, ठीक है, ऐसा हुआ। तो आज हमारा टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप, ठीक है। The British also realized the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops the Europe required. अब उनको ये रियलाइज्ड हो रहा था, किसको, ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज्ड हो रहा था कि ये जो रूरल एरियाज़ है, यहाँ पे ना सिर्फ हम रेवेन्यू हमें मिल सकता है यहाँ से, ना सिर्फ, बल्कि हम लोगों को यानी कि पीजेंट्स को ऐसे ऐसे क्रॉप्स, ऐसे ऐसे फसल उगाने के लिए भी कह सकते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है, ऐसे क्रॉप्स उगाने के लिए हम किसानों को हम बोल सकते हैं। उन्होंने ये सोचा, किसने, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, हमें एक तो रेवेन्यू तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, है ना, टैक्स या रेवेन्यू तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और रेवेन्यू को छोड़ हम ऐसे क्रॉप्स उगाने के लिए हम कहेंगे गांव वालों को, किसानों को, जो क्रॉप्स जो है, जैसा क्रॉप्स जो है हमें चाहिए, ठीक है। ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो, ठीक है। ये दो प्लांट्स के नाम है बच्चे, ये कौन सा प्लांट्स है ये मैं आपको जब इसके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही कोशिश किया, एक कोशिश ये रहा उनका कि ओपियम और इंडिगो जो है वो लोगों को यानी किसानों को ओपियम और इंडिगो जो है उसकी कल्टीवेशन करने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। उस प्लांट से क्या बनाया जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। द ब्रिटिश फोर्स कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, एक तो हो गया ओपियम हो गया, एक हो गया इंडिगो हो गया, और दूसरे बहुत सारे क्रॉप्स जो वो उन लोगों ने बोला, लोगों को, कल्टीवेटर्स को यानी कि किसानों को बोला कि ये आप क्या करेंगे, इसको उगाएंगे। जैसे कौन कौन सा था, उसमें से जूट, जो सूदी होता है ना, जूट से क्या बनाता है, बैग बनाता है, चरपाई बनाता है, टोकरी बनाते हैं, रस्सी बनाया जाता है जिससे, है ना। जूट के कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने बोला बंगाल में। चाय के कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने बोला असम में, असम जो है वहाँ पे टी का कल्टीवेशन अच्छा होगा, उन्होंने बोला असम के कल्टीवेटर्स को कि आप लोग क्या उगाएंगे, टी उगाएंगे, ठीक है। शुगर कैन यानी कि गन्ना कहाँ पे, यूनाइटेड प्रोविंस में, यानी कि अभी यूनाइटेड प्रोविंस कौन सा जगह है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। राइस उगाने के लिए उन्होंने बोला मद्रास के कल्टीवेटर्स को बोला, ठीक है। वीट यानी कि गेहूँ, ठीक है, उगाने के लिए बोला उन्होंने पंजाब में, ठीक है। कॉटन
उगाने के लिए बोला उन्होंने? महाराष्ट्र और पंजाब में। ये ऐसे ऐसे क्रॉप्स थे जो ब्रिटिशर्स ने कल्टीवेटर्स को बोला, अलग अलग जगहों के कल्टीवेटर्स को बोला कि आप लोग ये वाले क्रॉप्स जो है अपने ज़मीन पे उगाएंगे। ठीक है, एक था ओपियम, इंडिगो और दूसरे ये सारे क्रॉप्स, जूट, टी, शुगर कैन, राइस, व्हीट, कॉटन, ये सारे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश यूज्ड वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड कल्टीवेशन। ये सारे कल्टीवेशन एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए, अच्छा करने के लिए अलग अलग तरीके का उन्होंने मेथड्स, तरीका उन्होंने अपनाया। ठीक है, अब उसमें से, इन सब में से हम एक के बारे में हम पूरा हिस्ट्री हम देखते हैं। वो कौन सा? इंडिगो। इंडिगो के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है और उसकी कल्टीवेशन जो है ब्रिटिशर्स कैसे करवाते थे इंडियन से, इंडियन कल्टीवेटर्स से। ठीक है, फिगर 5 और 6 टू इमेज ऑफ कलर प्रिंट। यहाँ पे आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है, आप अपने टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो उसमें पिक्चर दिया हुआ है। ये है फिगर 5 और ये है फिगर 6। ठीक है, यहाँ पे आप हम क्या देख रहे हैं? 2 प्रिंट्स, सुंदर सुंदर प्रिंट्स जो है हम देख रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या है? फिगर 1 जो है कलमकरी प्रिंट है। ये जो फिगर 5 जो है सॉरी, फिगर 5 जो है ये कौन सा प्रिंट है? कलमकरी प्रिंट है। ये इसको हम बोलेंगे कलमकरी प्रिंट है। और ये किसने बनाया? आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने। वीवर्स उनको कहते हैं जो कपड़ा बनाते हैं, उनको वीवर्स बोलते हैं, है ना। आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने ये प्रिंट जो है ये उन्होंने बनाया। ठीक है, फिगर 6 जो है यानी कि ये हो गया। फिगर 6 जो है ये किसने बनाया? विलियम मॉरिस ने, जो एक क्या है? ब्रिटिशर है। ठीक है, विलियम मॉरिस ने इसको बनाया था। ठीक है, जो विलियम मॉरिस कौन थे? पोइट और एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, बोथ प्रिंट यूज अ रिच ब्लू कलर्स कॉल्ड इंडिगो। इन दोनों में एक कलर यूज हुआ है, जो कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू कलर है। इसी ब्लू कलर को हम बोलेंगे इंडिगो। ठीक है, अब समझ में आया ना। इसी ब्लू कलर जो इन दोनों प्रिंट्स में यूज़ हुआ है, वो कौन सा कलर यूज़ हुआ है? ब्लू कलर यूज़ हुआ है और उसको हम बोलेंगे इंडिगो। इंडिगो जो है एक प्लांट का नाम है। किसका नाम है? एक प्लांट का नाम है। और उस प्लांट से, जिसका नाम इंडिगो है, उसी प्लांट से ये ब्लू कलर जो है वो निकाला जाता है। समझ में आया? ये लो जी, बोथ प्रिंट कलर्स प्रोड्यूस। अच्छा, कलर इंडिगो से ब्लू कलर जो आया है वो किससे आया है? इंडिगो से आया है। कलर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। ये कलर, कौन सा कलर? ब्लू कलर जो है एक प्लांट से निकाला जाता है और उस प्लांट का नाम है इंडिगो। समझ में आया? मॉरिस यूज ब्लू डाई फ्रॉम इंडिगो कल्टिवेटेड इन इंडिया। मॉरिस यानी कि मॉरिस कौन है? एक ब्रिटिशर है। तो उसने अपने कपड़े को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए, कौन सा कलर करने के लिए? ब्लू कलर करने के लिए उन्होंने एक डाई यूज़ किया है जिसका नाम है इंडिगो। और ये इंडिगो कहाँ से आया है? इंडिया से। ठीक है, ये इंडिगो कलर जो है कहाँ से? इंडिया से जाते थे। ठीक है, अब देखो, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब इंडिया का जो इंडिगो जो इंडिया में प्रोड्यूस होते थे, इंडिया में कल्टीवेट होते थे, उसका डिमांड क्यों था? इतना ज़्यादा क्यों था? देखो, इंडिगो ग्रोज इन ट्रॉपिक्स जो इलाका, वो वाला इलाका जो गर्म होता है। ठीक है, जो ट्रॉपिक्स में होता है यानी कि जो गर्म होता है, वहाँ पे इंडिगो जो है उगाया जा सकता है। अच्छा
ठीक है। इंडियन इंडिगो यूज बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। जो इंडिया का जो इंडिगो जो होता है वो यूज़ करते थे जो कपड़े बनाने वाले फैक्ट्रीज़ जो होते थे, कहाँ पे, इटली में होते थे, फ्रांस में होते थे और ब्रिटेन में होते थे। और ये लोग वहाँ पे कपड़ा बनाते थे, कॉटन बनाते थे, और उस कॉटन के कपड़े पे प्रिंट करने के लिए, कलर करने के लिए वो लोग इंडिया का इंडिगो यूज़ करते थे। ठीक है। इंडिया यूज to dye cloth, small amount reach there and price was very high। मगर ये इंडिगो जो है वो थोड़ा सा ही वहाँ पे जाता था, उतना ज़्यादा नहीं मिलता था जितना उनको चाहिए, थोड़ा मिलता था और उसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा होता था, हाई होता था। ठीक है। अब उसकी वजह से एक तो कम आ रहा है इंडिया से इंडिगो, दूसरा उसका प्राइस जो है वो बहुत ही महंगा है, तो इसलिए उनको दूसरे उस पे उनको डिपेंड होना पड़ा। वो क्या था, एक और प्लांट था जिसका नाम था वॉट, WOAD, वॉट करके। ये भी एक प्लांट का नाम है जिसमें से वायलेट और ब्लू कलर जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या किया उन्होंने, जो वहाँ पे फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में क्या चाहिए उनको, डाई चाहिए। वैसे तो उनको इंडिगो चाहिए मगर वो बहुत ही कम जाता था इंडिया से और उसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा होता था। तो मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, दूसरे प्लांट पे उनको डिपेंड रहना पड़ा। और वो प्लांट कौन सा था, वॉट था, और उससे भी कलर निकाला जाता था। और ये जो है, ये प्लांट जो है, वॉट प्लांट जो है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता था, कल्टीवेट होता था, फ्रांस में, जर्मनी में और ब्रिटेन में। ठीक है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता था, तो उसका डिमांड वहाँ पे अच्छा था। ठीक है। अब जो वो ये वाला प्लांट जो वहाँ पे प्रोड्यूस करते थे, उनको ये लगा कि अगर इंडिया से इंडिगो आएंगे तो हमारा ये प्लांट जो है उसका डिमांड, जो हमारा जो कलर है जो वर्ड प्लांट से आते हैं, उसका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेशर दिया, अपने गवर्नमेंट को उन्होंने मजबूर किया कि आप क्या करो, गवर्नमेंट को बोला कि आप इंडिया से इंडिगो लाना जो है वो बैन कर दो, बंद कर दो। क्यों, ताकि हमारा ये प्लांट जो है वो उसका डिमांड जो है ज़्यादा हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चले। ठीक है। मगर क्लॉथ डायर्स, जो कपड़े को कलर करने वालों को ज़्यादा इंडिगो पसंद आता था। क्यों, इंडिगो जो है बहुत ही अच्छा कलर देता था, ब्लू कलर अच्छा कलर देता था। मगर जो ये वर्ड प्लांट से जो कलर आता था वो बहुत ही फीका होता था, डल होता था। ठीक है। और इंडिगो का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा होता था। तो उन्होंने क्या किया, फिर से अपने गवर्नमेंट को उन्होंने ये परसुएट किया कि आप क्या करो, ये जो बैन जो है उसको हटा दो, इंडिया से इंडिगो को आने दो ताकि हमें अच्छा कलर मिले। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 18th century, demand for Indian indigo increased because cotton production expanded dramatically। जैसे जैसे 18th सेंचुरी ख़त्म हो रहा था, वैसे वैसे इंडिया का जो इंडिगो का जो डिमांड जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि अब कॉटन की जो प्रोडक्शन होता है ना, कपड़े, कॉटन के कपड़े का जो प्रोडक्शन जो है होता है वो बढ़ गया। अब जब कपड़े जितना ज़्यादा कपड़ा प्रोडक्ट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उतना ज़्यादा कलर की ज़रूरत होंगे। तो ठीक है, तो कॉटन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, बढ़ गए, एक्सपैंड हो गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, इंडिगो का डिमांड भी और भी ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है। बिटवीन 1783 एंड 1789, 1783 से 1789 तक जो है इंडिगो जो प्रोडक्शन होता था दूसरे जगह पे जो वर्ल्ड में होता था, उसका जो क्या हुआ, वो कम हो गया। ठीक है। और उसका नतीजा जो इंडिया का जो इंडिगो जो है वो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गया। ठीक है।
इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपैंड, और ज़्यादा जो बंगाल में जो इंडिगो का कल्टीवेशन होता था वो ज़्यादा फैल गए, एक्सपैंड हो गए, और पूरे वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो इंडिगो जो है वो डोमिनेट करने लगे, यानी कि पूरा छा गया। इंडिया का इंडिगो जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट में वो छा गया। ठीक है, देखो अब ये देख सकते हो 1788 में सिर्फ 30% इंडिया का इंडिगो जाता था वर्ल्ड मार्केट में, 1810 में पूरा 95% तक चला गया। ठीक है, पूरा। अब लोग जो है ब्रिटिशर्स के लोग जो है अब इंडिगो का जो है उसका बिजनेस जो है वो करने लगे, यहाँ तक कि इवन जिनका गवर्नमेंट जॉब होता था ना वो भी छोड़ छाड़ के वो लोग इंडिगो के बिजनेस में वो लोग इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, चलो जी, इंडिगो का तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, उसका बिज़नेस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसी बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, इंडिया में जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा इंडिगो का जो है वो राज होने लगे, जैसे कि पूरा छा गया। ठीक है, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब जो है इंडिगो जो है किस तरह से इंडिया में कल्टिवेट होते थे, उस किस तरह से कल्टीवेट किया जाता था वो हम अब देखेंगे, है ना। अभी तो मैंने आपको बोला कल्टीवेट इंडिगो इंडिया में इंडिगो ये प्लांट है, इंडिया में होता है, ये इतना बोला मैंने। अब किस तरह से वो लोग कल्टीवेट करवाते थे किसानों से वो हम देखते हैं। ठीक है, टू मेन सिस्टम होता था इंडिगो कल्टीवेशन का। एक होता था निज और दूसरा होता था रॉयती। ठीक है, योती भी बोलते हैं, आर को साइलेंस भी किया जाता है। ठीक है, रॉयती। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम जो है किसका, इंडिगो कल्टीवेशन का सिस्टम था। ठीक है, अब निज में क्या होते थे पता है, अंडर दिस सिस्टम प्लांटर्स कौन है, ये ब्रिटिशर्स है जो इंडिगो का बिजनेस करते हैं, उसको प्लांटर्स बोलते थे। ठीक है, अब निज में क्या होते थे, प्लांटर्स क्या करते थे, लैंड वो खुद ही लैंड जितना ज़मीन उनको चाहिए वो ले लेते थे, और उस पर खुद ही वो लोग इंडिगो जो है वो कल्टीवेट करते थे। खुद तो क्या करेंगे, वो खुद थोड़ी ना हल चलाएंगे, मगर वो लेबर ये सारा काम जो है वो खुद प्लांटर्स जो है वो खुद ही देखते थे। ठीक है, डायरेक्टली वो कंट्रोल करते थे, समझ में आया, डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। रॉयती में क्या होता था कि प्लांटर्स जो है क्या करते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, यानी कि एग्रीमेंट साइन करता था। ठीक है, किससे, गांव के हेडमैन से, यानी कि जो गांव का जो मुखिया होता है ना उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, और और वो मुखिया जो है पूरे गांव वालों की तरफ से, यानी कि कल्टीवेटर्स की, रॉयट्स की तरफ से वो क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, और वो बोलते थे कि हम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए क्या करेंगे, इंडिगो कल्टीवेट करके आपको देंगे। ठीक है, इस तरह से करते थे। ठीक है, एक में निज और एक में रॉयती। निज में क्या होता था, प्लांटर्स जो है डायरेक्टली उसको कंट्रोल करते थे, रॉयती में वो क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। क्या था, प्लांटर्स को बहुत ज़मीन जो है क्या करना, इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए ज़मीन जो है ज़्यादा चाहिए, मगर उतना ज़मीन उनको मिल नहीं पाता था। ठीक है, दूसरा उनको लेबर्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, वो खुद कहाँ काम करने वाले हैं, वो लोग इतने कमीने थे। ठीक है, तो खेतों में काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए, उनको लेबर टाइम पे नहीं मिल पाते थे। दूसरा क्या होता था, दूसरा क्या था, उनको प्लॉ यानी कि हल, प्लॉ जो है बहुत ज़्यादा प्लॉ की ज़रूरत पड़ते थे, इतना प्लॉ जो है वो उनको नहीं मिल पाते थे, या किराए पे ले लो या ख़रीद के ले लो, वो लोग इतना प्लॉ जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते थे। ये सारे था। ठीक है, प्रॉब्लम था। रॉयती में क्या होता था, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला जो ये सिस्टम जो है कभी ख़त्म ही नहीं होता था। ठीक है, 1 साल के लिए, हाँ मान लो ये 2021 है,
अब मैं 21 में क्या करूँगी, अपने खेतों में क्या करूँगी, फसल उगाऊंगी। मगर मान लो मैंने इंडिगो उगाया, अब मैंने क्या किया, इंडिगो के लिए मैंने एडवांस ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 साल के लिए ये जो इंडिगो जो है मुझे उगाना पड़ेगा, और इसको मुझे देना पड़ेगा, प्लांटर्स को देना पड़ेगा, ब्रिटिशर को देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरा इंडिगो अपने खेतों में उगाया, उसकी फसल कटाई हो गई, तो मैं क्या करूँगी, अपने खेतों में से जितना, खेत में जितना इंडिगो होगा, मैं सारा प्लांटर्स को जाके मैं दे के आऊँगी। वो जहाँ पे मैंने इंडिगो का जो फसल जो है वहाँ पे रखा, तो वहीं पे मुझे अगले साल के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ठीक है, अगले साल के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था फिर से, नेक्स्ट ईयर में फिर से। इस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता था, पूरा ये चलता रहता था, साइकिल की तरह चलता रहता था, चलता रहता था। तो गाँव ये जो कल्टीवेटर्स जो है, यानी कि जो किसान जो है वो तंग आ चुके थे इस एग्रीमेंट से, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो इंडिगो ये लोग चाहते थे कि प्लांटर्स ये चाहते थे कि जो इंडिगो जो है अच्छे खेतों में उगाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका फसल जो है अच्छा आए। ठीक है, मगर वो लोग गांव वाले अच्छे खेतों में नहीं उगाना चाहते थे, क्योंकि उसमें वो खुद अपना पेट भी तो भरना है ना। चावल उगाने हैं, गेहूं उगाने हैं, ये भी होता था। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम था। ठीक है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, यानी कि इंडिगो का कल्टीवेशन जो है वो अच्छा नहीं होता था, मतलब कल्टीवेटर्स जो है उसमें खुश नहीं थे। ठीक है, द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर ब्लू रिबेलियन, उन्होंने अब क्या, तंग आके कल्टीवेटर्स जो है उन्होंने तंग आके उन्होंने रिबेलियन शुरू कर दी। रिबेलियन यानी कि बगावत कर ली उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, उस बगावत को बोलते हैं ब्लू रिबेलियन। ब्लू यानी कि इंडिगो के खिलाफ, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ उन्होंने क्या किया, प्लांटर्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक रिबेलियन यानी कि बगावत कर ली। उस रिबेलियन को बोलते हैं ब्लू रिबेलियन। ठीक है, इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo। अब लोग तंग आ चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, मार्च 1859 में उन्होंने वो बगावत पे वो लोग उतर आए, रिबेलियन पे वो लोग उतर आए। हज़ारों कल्टीवेटर्स ने जो कहाँ पे थे, बंगाल में थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम इससे आगे जो है, हम इंडिगो जो है हम नहीं ग्रो कर सकते, नहीं उगा सकते। ठीक है, रेफ्यूज़ टू पे रेंट टू द प्लांटर्स, उन्होंने बोला प्लांटर्स को हम रेंट नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने इंडिगो के फैक्ट्रीज़ पे उन्होंने अटैक कर ली। ठीक है, आर्म जो है यानी कि उनके हथियार जो है, स्वॉर्ड, स्पीयर्स, ये सारा, ठीक है, बॉस, एरोस, ये सारा वो लोग उठा के घर, अपने अपने घर से वो लोग बाहर आ गए। ठीक है, लड़ाई करने के लिए। इवन कि वुमेन, लड़कियां, औरतें भी उस रिबेलियन में, औरतों ने भी पार्ट लिया। ठीक है, वो लोग भी लड़ाई करने लगे। लड़ाई पे वो लोग उतर आए, किसके साथ, बर्तनों के साथ, पैन्स के साथ, जो भी किचन में जो इम्प्लीमेंट्स मिले ना, वो सारा लेके, चकला, बेलन, सब कुछ लेके वो लोग बाहर आए, और उन्होंने इंडिगो के खिलाफ उन्होंने क्या किया, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ उन्होंने बगावत कर ली कि हम इससे आगे इंडिगो हम नहीं उगा सकते। ठीक है, हु वर्कड फॉर प्लांटर्स वेयर सोशली बायकॉटेड, और वो लोग, वो इंडियंस जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उन्होंने उनसे पूरा बायकॉट कर दिया, यानी कि उनसे कोई रिलेशन ही नहीं रखा। ठीक है, हु कैम टू कलेक्ट रेंट वेयर बिटन अप, वो लोग जो रेंट कलेक्ट करने के लिए आए उनको उन्होंने मारा, बहुत ज़्यादा पीटा। ठीक है, दे रेफ्यूज टू टेक एडवांसेस, अब उन्होंने बोला अब बहुत हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट, ये बहुत हो गया, अब हम कुछ भी आपसे एडवांस नहीं लेने वाला, क्योंकि हम इंडिगो उगाएंगे ही नहीं। ठीक है, और इसमें यहाँ तक कि ज़मींदार ने भी उनका साथ दिया, कल्टीवेटर्स का साथ दिया, किसानों का साथ दिया।
ठीक है, क्योंकि वो लोग खुद खुश नहीं थे उससे, ठीक है, क्योंकि वो लोग लैंड ज़मींदार को क्या करना पड़ता था, ये नीच में क्या होता था, डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, मैंने आपको बोला ना। अब ज़मींदार से वो लोग क्या लेते थे, ज़मीन लेते थे रेंट पे, जैसे कि लंबे समय तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लंबे समय तक इंडिगो उगाने के लिए वो लोग रेंट पे ले जाते थे। तो ज़मींदार खुद जो है खुश नहीं थे, ठीक है। Worried by rebellion, the government brought military protection to planters. अब गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अब उनको चिंता होने लगे, ठीक है, टेंशन में आ गए कि अब तो रिबेलियन शुरू हो गया, अब प्लांटर्स की ज़िंदगी तो अब ख़तरे में आ गया है, क्योंकि कभी भी कोई किसी को भी वो लोग मार सकते हैं, क्योंकि ये गांव वाले जो है बहुत ही परेशान है, बहुत ही गुस्से में है। तो उनको गवर्नमेंट को क्या लाना पड़ा, मिलिट्री प्रोटेक्शन लाना पड़ा, यानी कि मिलिट्री को, आर्मी बुलाना पड़ा, किसके प्रोटेक्शन के लिए, प्लांटर्स की प्रोटेक्शन के लिए, प्लांटर्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। बहुत कुछ हुआ, वहाँ से ब्रिटिश से ऑफिसर्स आए यहाँ पे देखने के लिए कि क्या सिचुएशन को देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग रिबेलियन क्यों कर रहे हैं, ये सारा देखने के लिए आए। और इंडिगो कमीशन जो है उसको सेटअप किया, इंडिगो कमीशन बुलाया, ठीक है, किस लिए, उस सिस्टम पे इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। और इंडिगो कमीशन ने क्या देखा, इंडिगो कमीशन ने देखा कि ये जो सच में ये जो इंडिगो कल्टीवेशन जो है, ये प्लांटर्स जो है क्या है, सच में क्या कर रहे हैं, लोगों को, कल्टीवेटर्स को सच में मजबूर कर रहे हैं इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कमीशन ने क्या किया, रॉयट्स को बोला, किसानों को बोला कि अब 1 साल के लिए आप लोगों ने एडवांस लिया होगा, इस साल के लिए अब ये वाला एडवांस आप लोग पूरा कर लो, इनको इंडिगो उगा के दे दो। नेक्स्ट ईयर से ये आपकी मर्ज़ी होंगे कि आप इंडिगो उगाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, प्लांटर्स की नहीं चलेगी आप, ठीक है। आप कल्टीवेटर्स की मर्ज़ी है कि वो अपने खेतों में इंडिगो उगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे, आपको कोई ये नहीं कहेंगे कि नेक्स्ट साल के लिए भी एडवांस ले लो, कोई नहीं कहेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एडवांस ले लो या मत ले लो, आप इंडिगो उगाओ या मत उगाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये किसने बोला, इंडिगो कमीशन ने बोला। आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। अब ये जब रिवॉल्ट हुआ, जब ये रिबेलियन हुआ, कौन सा रिबेलियन, ये ब्लू रिबेलियन हुआ, तो इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में ये कोलैप्स हो गए, यानी कि ये ख़त्म हो गए जैसे, ठीक है। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। मगर ये प्लांटर्स जो है इतने गंदे थे, वो कहाँ चुप रहने वाले थे, ये इंडिगो का जो बिज़नेस जो है उसका तो नशा चढ़ गया, जैसे कि अब उन्होंने क्या किया, बंगाल के बजाय अब बिहार की तरफ उन्होंने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लिया। तो उन्होंने सोचा होगा कि अब बंगाल वाले, तो बंगाल के कल्टीवेटर्स जो है अब तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, तो हमारा ये जो इंडिगो बिज़नेस तो यहाँ पे नहीं चलने वाला है, बंगाल में नहीं चलने वाला है, अब चलो हम ट्राई करते हैं बिहार में, ठीक है। With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. मगर अब धीरे धीरे क्या हुआ, तरक्की हो गया, तो उससे क्या हुआ, अलग अलग दूसरे डाई निकलना शुरू हो गया, जैसे कि सिंथेटिक डाई, ठीक है। वो तो इंडिगो तो नेचुरल डाई है ना, तो वो सिंथेटिक डाई जो है वो आया, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये बिज़नेस जो है अब थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ा, अफेक्ट हुआ, मगर फिर भी वो लोग इंडिगो जो है उन्होंने उसकी प्रोडक्शन जो है उन्होंने एक्सपेंड किया।
When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see their plight and the indigo cultivators there. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपने स्टडी ख़त्म करके आए तो बिहार से एक किसान जो है उनसे मिलने के लिए गए और उनको बोला कि आप बिहार में आप एक बार आकर देखिए कि ये ब्रिटिशर्स जो है, ये प्लांटर्स जो है हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आप देखने के लिए आओ बोला, उनको रिक्वेस्ट की। आई थिंक मेरा मतलब ठीक है। Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo प्लांटर्स। फिर जब महात्मा गांधी वहाँ पे गए, बिहार में गए, कब 1917 में, तो उन्होंने हालत देखी, बिहार की किसानों की हालत देखी और इंडिगो जो जैसा बंगाल में हो रहा था वैसा ही बिहार में भी हो रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पे एक मूवमेंट चलाया, ठीक है, किसके खिलाफ, उसी इंडिगो के खिलाफ, ठीक है। और वो था कौन सा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट था, उसी इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट चलाया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।